Hello everybody, once again welcome you all to this English grammar classes by कमलेश शर्मा। आज फिर हम एक न्यू सेशन के साथ आए हैं, लेकिन टॉपिक हमारी प्रीवियस कंटिन्यूशन में चल रही है। ऑलरेडी हमने नाउन पे 2 वीडियो बना चुके हैं, ये 3rd वीडियो है। एंड फर्स्ट जो लेसन था हमारा सेशन था दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नाउन, जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर सेकंड में हमने नाउन नंबर के बारे में पढ़ा था। आज फिर हम नाउन नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आइए चले नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। अब इस टॉपिक में नंबर का मतलब हो गया कि कौन से नाउन को हम प्लूरल लिख सकते हैं, कौन से नाउन को हम प्लूरल नहीं लिख सकते, कौन से नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज फिर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे एंड आई होप आज ये टॉपिक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलिए फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन्स। अभी कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलके जो नाउन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर प्रेपोजिशन आ गया, लॉ आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंपाउंड नाउन का अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या देख सकते हैं, कुछ भी, जैसे गार्डन चेयर है, यहाँ पे आपके लिख रखी है गार्डन चेयर। गार्डन चेयर ये अपने आप में एक नाउन बन रहा है। तो हर वो नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से बनता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो इस कंपाउंड नाउन में नॉर्मली क्या रहता है कि इसके डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन जो रहता है हमारा, वो रहता है नाउन प्लस नाउन, यानी कि 2 नाउन जुड़ के एक ही चीज़ या एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस नाउन। ठीक है, अब ऐसे कंपाउंड नाउन को नॉर्मली हम जब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो अक्सर क्या हो जाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं पहले वाले नाउन के साथ एस लगाऊं या मैं बाद वाले नाउन के साथ एस लगाऊं। ठीक है, तो नाउन प्लस नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गार्डन चेयर, गार्डन चेयर। अब यहां पे एक वर्ड है गार्डन चेयर। अब इसका प्लूरल फॉर्म गार्डन्स चेयर लिखूं या फिर मैं इसको गार्डन चेयर्स लिखूं। यहां पे अक्सर हम क्या कर देते हैं, मिस्टेक्स हो जाती है। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि गार्डन है, वहां पे अगर एक चेयर है तो गार्डन चेयर हो गई, अगर एक से ज़्यादा चेयर है तो चेयर्स हो गई, गार्डन्स चेयर। ठीक है, तो सेकंड वाले के साथ एस लगता है। फर्स्ट वाला यहां पे नाउन है, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का। चेयर है, कैसी चेयर है, गार्डन की चेयर है, तो वो हमें चेयर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है। तो वो गार्डन जो वर्ड है
एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एंड वी ऑल नो दैट एडजेक्टिव्स कैनॉट बी रिटन इन प्लूरल। हम एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। एडजेक्टिव, मैं इसको रेड में लिख देता हूँ, एडजेक्टिव कैनॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। हम एडजेक्टिव को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमें गार्डन्स चेयर नहीं करके हमें गार्डन चेयर्स करना है। ठीक है, चलो, आई होप दिस क्लियर। फर्स्ट, कंपाउंड नाउन कैसे बन सकता है? नाउन प्लस नाउन, दो नाउन के साथ। तो ऐसे अगर दो नाउन साथ आते हैं तो हमें सेकंड वाले नाउन को प्लूरल बनाना होता है, ना कि फर्स्ट वाले को। अब ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा आपका। इसी सेशन में करेंगे, एट द एंड ऑफ, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी के लिए ये एक पॉइंट आप समझ के रखिए। सेकेंड, कंपाउंड नाउन कैसे लिख सकते हैं हम? नाउन आएगा, फिर प्रेपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा। नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। क्लियर? जैसे कि हमारा एग्जांपल है, सिटी आफ्टर सिटी, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। नाउन, फिर प्रेपोजिशन आया और फिर नाउन आया। ठीक है, तो जैसे नाउन प्लस नाउन से जब कंपाउंड बना तो हम उसे प्लूरल बना सकते हैं, बट अगर नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन आ रहा हो और अगर आप ऑब्जर्व करो तो सिटी सिटी, डे डे, तो अगर नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन आ रहा है एंड द नाउन इज सेम, नाउन क्या है मेरा? सेम है, तो उसका प्लूरल हम नहीं बनाते। हम डेज आफ्टर डेज नहीं कहते, हम सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं कहते। देयर वॉज अ वॉर गोइंग ऑन एंड द सिटीज आफ्टर सिटीज वॉर डिस्ट्रॉयड नहीं कह सकते। सिटी आफ्टर सिटी वॉर डिस्ट्रॉयड। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेकेंड फॉर्म जो थी वो नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन है, और अगर दोनों नाउन सिमिलर है तो हम इन नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। इट विल बी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही चलेंगे, हम इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर? चलो फिर थर्ड, कंपाउंड नाउन की तरफ चलते हैं। नाउन, प्रेपोजिशन रहेगा, अगेन नाउन विल बी देयर, बट दिस टाइम द नाउन इज डिफरेंट। जैसे कि मदर, देन प्रेपोजिशन, देन लॉ, नाउन। नाउन, प्रेपोजिशन एंड अगेन नाउन। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब अपनी वाइफ का भाई। ठीक है, तो अगर एक है तो ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो गया, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, मेरे वाइफ के दो ब्रदर सामने बैठे मेरे, तो मैं इसे प्लूरल कैसे बनाऊंगा? ब्रदर्स। ये हो जाएगा मेरा ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉज नहीं होता। हम कई बार कहते हैं इन लॉज हाउस, वो अलग चीज़ होगी, मेरे ससुराल वालों का घर, बट यहाँ पे बात हो रही है ब्रदर्स की। तो अगर एक है तो ब्रदर, अगर एक से ज़्यादा है तो ब्रदर्स। ब्रदर्स इन लॉ। आई होप दिस क्लियर। सो नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन
और दोनों नाउन अगर डिफरेंट है तो हम इसे प्लूरल बना सकते हैं। फर्स्ट वाले को हम मेजर नाउन मान के उसे हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो सिंगल है, मेंबर बड़े बढ़ रहे हैं ना, तो अगर हमें एक से ज़्यादा मेंबर के बारे में बनाना है तो हम कहेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट्स एक ही है, उसके मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो फिर कुछ कंपाउंड नाउन फुल से बनते हैं, जैसे उनके बाद में फुल लग जाता है, जैसे स्पून फुल, माउथ फुल। तो अक्सर देखा गया इसमें मिस्टेक्स हो जाती है, स्पून फुल, इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो स्पून्स फुल कर देते हैं हम। ठीक है, तो अगर फुल से कोई वर्ड खत्म हो रहा है तो उसका प्लूरल एस लास्ट में लग के बनता है, स्पून फुल्स, माउथ फुल्स, ना कि स्पून्स फुल। ठीक है, चलिए फिर आई हैव एन अर्जेंट वर्क। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज वर्क। सेकेंड टाइप में आ गए हम, जैसे कंपाउंड नाउन हो गया वर्क। अब वर्क को आप क्या मानोगे, जैसे अनकाउंटेबल मान के चलोगे या काउंटेबल मान के चलोगे? अगर काउंटेबल मानते हो तो इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों मान सकते हो। तो जल्दी से मैं आपको ये समझाता हूँ। वर्क, WORK, वर्क। अगर वर्क को आप किसी कार्य से जोड़ते हो या फिर किसी कार्य से जोड़ते हो तो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और अगर वर्क को आप लिटरेचर पार्ट में जाके कंपोजिशन, रचना के आधार पे देखोगे तब हम उसे काउंटेबल नाउन मानते हैं और उसे हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। वर्क को अगर आप एक काम की दृष्टि से देखोगे, कार्य की दृष्टि से देखोगे, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ना एग्ज़ाम में अचानक से आ जाती है और हम समझ ही नहीं पाते क्या हो गया और नंबर कट जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में बहुत आउट ऑफ द टेक्स्ट या फिर आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कुछ पूछा जाता है, नहीं, यही बेसिक चीज़ों को ही घुमा के पूछा जाता है। इसलिए ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश, अ पर्सन हु इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश, वो भी अक्सर इन चीज़ों में मात खा जाते हैं, क्योंकि कभी बोलते टाइम या कभी पढ़ते टाइम हमने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। ठीक है, तो अगर वर्क को किसी कार्य के रूप में हम देखेंगे तो इट विल बी ऑलवेज अनकाउंटेबल। लेकिन अगर वर्क को हम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, किसी की रचना, नोवेल, लिटरेचर में नोवेल लिखना या फिर पोएम्स लिखना या फिर स्टोरीज लिखना, इन दृष्टि से देखेंगे तो इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल, यानी कि इसे हम काउंटेबल देखेंगे। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव एन अर्जेंट वर्क। यहां पे ये वर्क क्या है, मुझे एक जरूरी काम है, कार्य है, तो ये हो गया मेरा अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये लिटरेचर से कंसर्न नहीं रखता। तो ये है मेरा अनकाउंटेबल नाउन। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इस सेंटेंस में आप बताओ मेरे को क्या गलती है। एक सेकंड के लिए आप पॉज करके दोबारा सेंटेंस पढ़ सकते हो। आई हैव एन अर्जेंट वर्क।
अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो इजीली आप इसकी मिस्टेक्स ढूंढ सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन्स नेवर टेक ए और एन, तो यहाँ पे आई हैव अर्जेंट वर्क होगा, एन नहीं होगा। अगर आपको एक दिखाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई हैव अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ए और एन को सेपरेटली यूज नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूं क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ की फेमस कंपोजिशन है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है, इज अ ग्रेट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। यहां पे ये वर्क किसी कार्य से नहीं संबंधित रखता, बट इट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन है, उन्होंने ये लिखी है, इसलिए इस वर्क को हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल लिख सकते हैं। बट यहां पे सिर्फ एक ही क्रिएशन की बात हुई, इसलिए हमने इसे सिंगुलर ले लिया, ठीक है। ऑल द वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ के सारे काम, यानी कि उनके कार्य से संबंधित नहीं है, उनकी सारी रचनाओं की बात हो रही है, सारी लिटरेचर पार्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने वर्क्स को यहां पे क्या कर दिया, प्लूरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस वर्क। बहुत बार गलतियां हो जाती है, तो एक बार दोबारा बता रहा हूं कि वर्क को अगर आप किसी कार्य या किसी काम की नज़र से देखोगे तो हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा, बट अगर उसे लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिशन में देखोगे तो अगर एक ही कंपोजिशन की बात हो रही है तो उसे हम सिंगुलर लिख देंगे, और अगर एक से ज़्यादा कंपोजिशन की बात हो रही है तो हम उसे प्लूरल लिख देंगे, ठीक है। चलो चलो एक वर्ड आ गया, WANDER, वंडर, WONDER, वंडर। एक में ए है, एक में ओ है, यहाँ पे ए वाला था। क्या फर्क होता है, वंडर 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 जब ए आ जाता है, जब ये ए आया, इसका मतलब आप बिना किसी उद्देश्य से या बिना किसी कार्य का आप इधर उधर भटक रहे हो, घूम रहे हो। आई वॉज वॉन्डरिंग इन द मार्केट, मैं मार्केट में घूम रहा था। वहीं पे अगर यहाँ पे ओ आ जाए, इसका मतलब वॉन्डरिंग, ख्यालों में खोना, थिंकिंग। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ आई कुड डू दैट, मैं सोच रहा था कि काश मैं वो कर सकता, ठीक है। तो छोटी सी पॉइंट के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, ये भी नहीं करेंगे। नाउ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अक्सर आपको कंफ्यूजन करेंगे कि इसे मैं प्लूरल लिखूं या इसे मैं सिंगुलर लिखूं। तो अगली 3-4 स्लाइड आप कंसंट्रेशन के साथ देखना। डजन 12 के लिए यूज करते हैं ना, दर्जन, 100, 1000, मिलियन, ऐसे क्वांटिटी बताने वाले वर्ड को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। हम इन्हें कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। अ डजन, एक बताया तो भी डजन, 4 बताया तो भी डजन। क्लियर? डजन, 100, 1000, मिलियन को हम कभी प्लूरल में नहीं लिखते, सिंगुलर फॉर्म में लिखते, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रामर इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस एंड इफ्स एंड बट्स। अगर ये हुआ तो आप इसे ये करोगे,
अगर ये हुआ तो आप इसे ये करोगे। वही इफ्स एंड बट्स जो है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बेस हमने पढ़ी कि इन्हें हम प्लूरल नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसा क्या होगा जब हम इसे प्लूरल लिख सकते हैं या किस कंडीशन में हम इसे प्लूरल लिखेंगे, वो हमें जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दे कैन बी रिटन इन प्लूरल, इन्हें हम प्लूरल लिख सकते हैं। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बेस होती है कि हम इन्हें प्लूरल नहीं लिख सकते, फिर कुछ कंडीशंस आती है जब हम लिख सकते हैं, वो कंडीशंस आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो लेट्स कम विद दिस। दे कैन बी रिटन इन प्लूरल, हम प्लूरल लिख सकते हैं इफ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड बिफोर देम एंड विथ ऑफ। इसका मतलब कि इनके आगे कोई काउंटिंग नहीं हो और इनके बाद में हम अगर ऑफ यूज करते हैं तो हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक डजन्स ऑफ बनानास, यहां पे हमने ऑफ यूज किया और इनके आगे कोई भी नंबर नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ बुक, अब बहुत ज़्यादा बुक्स है एंड आप क्या एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ बुक का मतलब कि आप काउंट नहीं कर रहे हो, आपके अंदर 100 यानी कि कई सौ बुक है, हंड्रेड्स ऑफ बुक। डजन्स ऑफ बनाना, आपने काउंट नहीं किए लेकिन आपको पता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, 2 दर्जन 4 दर्जन 10 दर्जन पता नहीं कितनी दर्जन है, डजन्स ऑफ बनानास। ठीक है, तो अगर हम इन वर्ड के बाद ऑफ यूज करते हैं तो हम इन्हें प्लूरल लिख सकते हैं, पहली बात। बट अगर इनके आगे काउंटिंग आ जाती है, काउंटिंग, तो दो चीज याद रखना कि काउंटिंग आने के बाद में एक तो हम इनके आगे साथ ऑफ यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर ऑफ यूज नहीं हो तो हम इसको प्लूरल भी नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि 1 डजन एग्स, यहां पे काउंटिंग आ गई मेरी। ठीक है, अब इसी को डजन्स ऑफ एग्स, यहां पे नंबर नहीं है 1 और यहां पे हमने ऑफ यूज किया, तब हमने इसको क्या कर दिया, प्लूरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, डजन्स हो गया, हंड्रेड्स हो गया, इन सबको हम प्लूरल नहीं लिख सकते, एस नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इनके कोई नंबर नहीं है और इनके बाद अगर हम ऑफ लगाते हैं तो हम इन्हें प्लूरल में लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनके आगे नंबर आ गए तो हम ऑफ यूज नहीं करेंगे, उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। होप दिस क्लियर। चलो फिर अब जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक बार हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। माई डॉटर इज 6 ईयर आएगा या फिर ईयर्स आएगा ऑफ एज। देखिए ऑफ आया, ऑफ के बाद यानी प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ड आता है दैट इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन ऑफ से पहले जो वर्ड आया वो लगभग नाउन होता है। तो माई डॉटर इज 6 ईयर या 6 ईयर, यहाँ पे हम नाउन बना के बात कर रहे हैं कि मेरी बेटी 6 साल की है, 6 साल की, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, ईयर्स, क्योंकि ये एज अ नाउन यूज हुआ है, और अगर नाउन यूज होता है तो हम मुझे प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर एज आई हैव अ 7 ईयर्स और ईयर ओल्ड डॉटर। अब यहां पे डॉटर मेरा नाउन है। अब इस डॉटर के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मेरी बेटी 7 साल की है, तो इट्स एक्टिंग एज अ एडजेक्टिव।
और एडजेक्टिव कैनॉट बी रिटन एज प्लूरल, कैनॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। इसलिए नाउन है डॉटर, उससे पहले जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम एडजेक्टिव मान रहे हैं। दैट इज मेरी बेटी 7 साल की है। अब अगर हम एडजेक्टिव प्लूरल नहीं लिख सकते, इसका मतलब कि ये ईयर्स भी यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगुलर। ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी कि अगर सेंटेंस में कुछ चीज़ें एज ए प्लूरल यूज हो रही, एडजेक्टिव यूज हो रही है, तो उसे हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप देखो तो ऑफ आ गया, यानी कि ऑफ से पहले वाला नाउन है, और नाउन को मैं प्लूरल लिख सकता हूँ, इसलिए 6 ईयर्स किया मैंने। बट मेरे सेकेंड सेंटेंस में डॉटर नाउन है, और डॉटर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले वर्ड क्या है मेरे, 7 ईयर ओल्ड। तो ये मेरा हो गया एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव कैनॉट बी रिटन इन प्लूरल, इसलिए ये मेरा हुआ ईयर। फाइन, चलो फिर नेक्स्ट वन। ही फॉरगॉट, एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पैटर्न यू गेट इन द एग्जाम। कम्युनिटी एग्जाम में इसी पैटर्न में आते हैं कि फर्स्ट पार्ट ही फॉरगॉट, सेकेंड पार्ट हिज लगेजेस, थर्ड पार्ट एट द स्टेशन, एंड फोर्थ नो एरर। यानी कि फर्स्ट पार्ट में गलती है, या सेकेंड पार्ट में गलती है, या थर्ड में गलती है, या फोर्थ में गलती है। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि ही फॉरगॉट सही है, हीज लगेजेस एट द स्टेशन नो एरर, यानी कि यहाँ से लेके उस तक कोई गलती नहीं है। आई होप आप लोगों को दिख गई होगी गलती। तो गलती है हमारी सेकेंड पार्ट में, और द वर्ड इज लगेजेस, ठीक है। कारण लगेज को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, हमारे पास जो भी बैग होती है, जो भी सूटकेस होती है, वो सारा मिला के ही लगेज बनता है। तो प्लूरल फॉर्म कैसे होगा? हम जब जाएंगे तो हमारा लगेज तो एक ही होगा ना। हाँ, उस लगेज में बहुत सारे आइटम होंगे, बट लगेज एक ही होगा, इसलिए हम लगेज को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए मेरी मिस्टेक थी सेकेंड पार्ट में, लगेजेस विल बी लगेज। क्लियर? चलो, द बॉय फर्स्ट पार्ट, 100 सेकेंड पार्ट, 100 रुपीज नोट थर्ड पार्ट, टू द शॉपकीपर फोर्थ पार्ट। अब इसमें कहाँ पे गलती है, जल्दी से आप चेक करो इसे। चलो फिर, द बॉय सही है, 100 सही है, टू द शॉपकीपर में कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक हमारी इस पार्ट में आ गई, ठीक है। अब इस चीज को हम ऐसे देखेंगे, अगर कभी भी ए प्लस कार्डिनल 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आ जाए, एडजेक्टिव बोल सकते हो या नंबर ही बोल सकते हो। कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाए, फिर हाइफन आ जाए, और उसके बाद में हमेशा हमारा सिंगुलर नाउन ही आता है, सिंगुलर नाउन ही आता है। ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव यानी कि नंबर, उसके बाद आने हाइपन, उसके बाद आने वाला जो नाउन है, इट इज ऑलवेज इन अ सिंगुलर फॉर्म, इज ऑलवेज इन अ सिंगुलर फॉर्म। इसलिए यहां पे गलती क्या है, 100 रुपीज ना होके यहां पे मेरा सही आंसर क्या होगा, रुपी। ठीक है, दोबारा से देखो, ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव
हाइफन हाइफन, ये हाइफन है ना, हाइफन के बाद हमेशा नाउन मेरा सिंगुलर आएगा, इसलिए रुपीज ना होके रुपी। इसको आप स्टार दे के भी लिख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं, ठीक है, और बेसिक रिटर्न में भी हम गलती करते हैं, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ नोट डाउन करके रखो। चलो फिर नेक्स्ट, आई फर्स्ट पार्ट, विजिटेड दार्जिलिंग सेकेंड पार्ट, यहाँ पे स्लैश लगाना भूल गए, एंड फाउंड द सीनरीज थर्ड पार्ट, ब्यूटीफुल। 4 पार्ट है, किसमें गलती है? 1 सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हो। आई सही है, विजिटेड दार्जिलिंग, विजिटेड दार्जिलिंग, विजिटेड पास्ट टेंस की बात हो रही, मैं जाके आ चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ, दार्जिलिंग प्लेस का नाम है। एंड फाउंड द सीनरीज, एंड फाउंड की पास्ट टेंस है, द सीनरीज, ब्यूटीफुल भी सही है। तो मिस्टेक कहाँ पे है? रनिंग क्लास में जैसे बच्चे सामने बैठे होते हैं ना, तो रिएक्शंस होते हैं पढ़ा के, क्या अलग एक होता है। ये चलो डिजिटलाइजेशन हो चुका है, पूछ नहीं सकते कि हाँ भाई चलो यू स्टैंड अप गिव मी द आंसर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें एज्यूम ही करना पड़ता है कि जो भी वीडियो देख रहा है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या फिर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उन्होंने शायद इसका आंसर देने की कोशिश की है। तो आओ चले देखें किसका आंसर सही है और क्या है। सीनरीज, सीनरीज का मतलब होता है दृश्य। मैं हिल स्टेशन पे गया दार्जिलिंग, और वहाँ के जो दृश्य थे इट वॉज ब्यूटीफुल। तो मिस्टेक माय डियर यहाँ पे ये है कि सीनरीज को हम कभी भी प्लूरल नहीं लिख सकते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहती है, SCENER, सीनरी, ठीक है। तो माय आंसर इज सीनरी। आप सीनरी को सीनरीज लिख के प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। खूबसूरत दृश्य देखिए हमने। चलो फिर, My sister-in-laws who live in Jaipur have come to stay with us. फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिए हैं, ताकि आप यूज टू हो जाओ इन सब चीज़ों से कि हाँ हमारे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होंगे। माई sister-in-laws who live in Jaipur have come to stay with us. अब एग्ज़ाम में ना हमें एक में ही मिस्टेक ढूंढनी होती है। अगर मैं इसमें 2 चेंजेस करता हूँ तो इसका आंसर अलग आ जाएगा, लेकिन हमें एग्ज़ाम में एक मिस्टेक ढूंढनी होती है एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट देखनी होती है, ठीक है। तो कभी भी कंपाउंड नाउन, जब 2 नाउन और एक प्रेपोजिशन बनता है, तो हम लास्ट वाले के साथ एस नहीं लगाते, हम फर्स्ट वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं। सिस्टर इन लॉज, एक सिस्टर इन लॉ, अगर एक से ज़्यादा तो सिस्टर्स। तो मेरी मिस्टेक्स क्या होगी यहाँ पे कि लॉज को मैं प्लूरल नहीं बनाऊंगा। मेरा आंसर क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ। इस सिस्टर के साथ मैं एस लगाऊंगा। सिस्टर्स इन लॉ हु लिव इन जयपुर हैव कम टू स्टे विथ अस, ठीक है। इसी चीज़ को ना अगर सेकेंड फॉर्म में देखो आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। एग्जामिनर कहीं पे भी घुमा देता है। अब देखो यहाँ पे हैव है, हैव किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसलिए भी मेरे को सिस्टर्स इन लॉ करना पड़ेगा। लीव, अगर ये लीव्स होता तो नाउन को मेरे को सिंगुलर रखना पड़ता।
ये भी किसके लिए है? प्लूरल के लिए। ठीक है। और हु के बाद आने वाली जो भी वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा हु से पहले वाले नाउन के लिए होती है। तो यहाँ पे लीव यानी कि प्लूरल नाउन के लिए यूज हुई है, तो मुझे नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे ये एस नहीं भी होता, अगर ये एस नहीं होता, माई सिस्टर इन लॉ हु लिव इन जयपुर, हु लिव इन जयपुर, हैव कम। अब ये हु है। अगर आपने मेरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेशंस देखे हैं तो उस बेस पे भी ये चीज़ इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप अगर चाहो तो गुरुकुल धाम ऐप पे जाके मेरे सारे इंग्लिश के वीडियोस आप परचेज कर सकते हो। अदरवाइज इंग्लिश बाय कमलेश शर्मा पे ये सारी की सारी चीज़ अवेलेबल है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था आपको कि अगर हु आ जाए, हु के बाद जो वर्ब है वो वर्ब हमेशा हु से पहले आने वाले नाउन के लिए होती है। तो यहाँ पे लीव है, लीव हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए क्योंकि एस नहीं लगा इसके साथ, इसलिए ये क्या हो गया? सिस्टर इन लॉ। इसको मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एस लगा के, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टर इन लॉ हु लिव इन जयपुर। अगर एग्जाम में बाई चांस यहाँ पे हैज आ जाता, अगर एग्जाम में वहां पे हैज होता तो फिर मुझे दिमाग लगाना पड़ता कि माई सिस्टर इन लॉ हु लिव इन जयपुर हैज कम। तो यहां पे जब सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर की, इसका मतलब कि मेरा नाउन तो सही है, सिंगुलर ही है, तो फिर मिस्टेक क्या है? तो मिस्टेक होती माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स, ये नाउन भी मेरा सिंगुलर बन जाता। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है। हमें हर ग्रामर की टॉपिक को बारीकी से पढ़ना होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, प्रोनाउंस, इन सब की नॉलेज हमें बहुत जरूरी होती है। ठीक है। आओ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द फर्नीचर्स हैव शिफ्टेड टू न्यू ऑफिस, नो एरर। ऑल द फर्नीचर्स हैव शिफ्टेड टू न्यू ऑफिस, नो एरर। अब बताइए इसमें क्या गलती है? इजीली आप फिगर आउट कर सकते हो। इसकी गलती है द वर्ड फर्नीचर्स। फर्नीचर्स को हम कभी भी प्लूरल नहीं लिख सकते। फर्नीचर को हम हमेशा फर्नीचर ही लिखते हैं, हालांकि ये प्लूरल में भी हो सकता है। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? फर्नीचर का मतलब होता है शिफ्टेड टू द न्यू ऑफिस, यानी मेरे इस ऑफिस का फर्नीचर, मेरी डेस्क, मेरी चेयर, मेरी टेबल, मेरी अलमीरा, ये सारा जब एक साथ होता है तो इसे हम कॉमन नाम देते हैं फर्नीचर का। तो जब ये सारा का सारा ही शिफ्ट हो रहा है, ये सारे के लिए मैंने एक वर्ड दिया फर्नीचर, तो फर्नीचर्स कैसे होगा? गेट माय पॉइंट? इसलिए फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते। फर्नीचर्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसलिए मेरी मिस्टेक थी नंबर 1 पार्ट में। चलो, The advices given by the coach must be taken seriously. इसमें क्या गलती है? Yes, the mistake is advices, सलाह। इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, प्लूरल में नहीं लिख सकते। एडवाइसेस को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसका भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिटेल में बताया था कि इसे अगर हम सिंगल के हिसाब से लेंगे तो हम लिख सकते
अ पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हो, या फिर पीसेस ऑफ एडवाइस लिख सकते हो। ज़्यादा के लिए सिंगुलर के लिए ये यूज होगा, प्लूरल के लिए पीसेस यूज हो जाएगा, बट इनके साथ हम एस लगा के एडवाइजेस कभी भी नहीं लिख सकते, इसलिए यहां पे ये एस की मिस्टेक है। फाइन। एडवाइस को अ पीस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस लिख सकते हो, बट एडवाइजेस कभी नहीं लिख सकते हम। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स। इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है? देखो, ब्रदर, ब्रदर का सिंगुलर फॉर्म भी लिखा जाता है, प्लूरल फॉर्म भी लिखा जाता है, ठीक है? ब्रदर, ब्रदर्स, ठीक है? इसका अगर मैं प्लूरल फॉर्म लिखूं, ब्रदर्स का अगर प्लूरल फॉर्म लिखूं तो ध्यान से देखना, इसका एक तो मैं लिख सकता हूं ब्रदर्स, ब्रदर्स, और एक वर्ड बनता है ब्रेथरेन। ब्रेथरेन, ये वर्ड ध्यान से देखना, मे भी ये पहली बार आप देख रहे हो। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है और ब्रेथरेन भी होता है, ठीक है? अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ब्रदर्स हैविंग ब्लड रिलेशन और ब्रदर्स हैविंग द सेम पेरेंट्स के लिए हम यूज करते हैं ब्रदर्स, ब्रदर्स, और ब्रेथरेन हम यूज करते हैं धार्मिक धर्म के भाई के लिए या सोसाइटी के लिए, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, ये कम्युनिटीज की बात हो रही है, तो ये सारे कम्युनिटी के लोग आपस में भाई है, तो उस वक्त हम ब्रदर्स यूज ना करके हम एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं ब्रेथरेन। गेटिंग द पॉइंट? ब्लड रिलेशन के लिए हम यूज करेंगे ब्रदर्स, बट सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए हम यूज करेंगे ब्रेथरेन। अंडरस्टूड? इसलिए इस सेंटेंस में मिस्टेक है हमारी ब्रदर्स, यहां पे ब्रदर्स वर्ड ना आके यहां पे क्या आएगा? ब्रेथरेन। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो फिर ये ऊपर की जगह नीचे आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अनहेल्दी टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। क्या मिस्टेक इसमें? इसमें सिंपल सी मिस्टेक है कि कंपाउंड नाउन अगर फुल पे खत्म होता है तो उसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो कभी भी एस यहां नहीं आता, हमेशा एस कहां आएगा? कप फुल्स, ठीक है? ठीक है? इट इज अनहेल्दी टू टेक कप फुल्स ऑफ टी 5 times a day, दिन में 5 बार। तो ये कभी भी मेन नाउन के साथ ऐसा नहीं आता, ये हमेशा फुल के साथ ऐसा आता है, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ही गेव मी 2 important informations, ये तो शायद सब ही कर लेंगे।
चलो फिर, he gave me two important informations again cannot be written in plural forms. Information are always written in singular form. चलो, he lives in a 200 years old house. इस काइंड ऑफ रिवीजन क्लासेस। पिछले मेरे सेशंस में मैंने ये पॉइंट्स आपको डिस्कस किए, आज भी ये पॉइंट सेकंड बार आ रहा है, आज भी सेकंड है। ए, उसके बाद कार्डिनल नंबर कह दो या एडजेक्टिव कह दो, उसके बाद हाइफन, उसके बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। ए, उसके बाद कार्डिनल नंबर, उसके बाद मेरा हाइफन है, तो ये जो मेरा नाउन आएगा ये हमेशा सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ईयर। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज है, 200 200, तो 200 की बात हो रही तो ईयर प्लूरल बन गए, नहीं माय डियर, ये एक कार्डिनल नंबर हाइफन का केस आ गया, इसलिए यहाँ पे ईयर की जगह ईयर्स की जगह ईयर होगा, पहली बात। अगर इसको दूसरी फॉर्म में देखो तो मैं किसकी बात करूं, मैं मेरे घर की बात कर रहा हूं, ओल्ड हाउस, तो ये इंफॉर्मेशन किसका काम कर रही, ये काम कर रही है एज अ एडजेक्टिव, ये काम कर रही है एज अ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आप कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए भी यहां पे एस नहीं आ सकता। दोनों केस में आप इसको कंपेयर करके चल सकते हो। चलिए फिर इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, एंड ट्रस्ट मी, बारीकी से हर चीज़ आप पढ़ते हुए चलोगे, हर चीज़ को देखते हुए चलोगे तो चीज़ें ईजी हो जाती है। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम स्किप करते हैं, हम कोई चीज़ को काफ़ी ईजी मान चलते हैं, तब जाके चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एग्जामिनर कहाँ से क्या उठा के देगा हमें नहीं पता, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है कंपटीशन का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। अक्सर हम ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें लगता है ये कौन पूछेगा, और हम ऐसी लेवल पे जाके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं जिसको समझने के लिए हमें इस लेवल को ज़रूरी है, और इसको अगर समझ गए तो यहाँ पे समझना काफ़ी आसान रहता है। विद दिस हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।